कल्पना कीजिए कि आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपको पता चले कि वही सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी हथियार उपलब्ध करवा रही है, सुपारी लेकर हत्या करवा रही है और आपराधिक नेटवर्क चला रही है। तब सबसे बड़ा प्रश्न यह होगा कि क्या अब सुरक्षा भी खरीदी जा सकती है? यह केवल एक अपराध की ही खबर नहीं, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और नागरिकों के जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ अत्यंत गंभीर विषय है। हाल ही में भास्कर इन्वेस्टिगेशन में एक चौंकाने वाला खबर सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुछ निजी सिक्योरिटी एजेंसियां केवल सुरक्षा गार्ड उपलब्ध नहीं करवा रही थी, बल्कि अवैध हथियार उपलब्ध करवा रही थी, पैसे लेकर के हत्या करवाने की व्यवस्था कर रही थी, अपराधियों को प्रशिक्षित गार्ड उपलब्ध करवा रही थी, यहाँ तक कि प्रति गोली की कीमत भी तय थी। यह दर्शाता है कि कुछ आपराधिक नेटवर्क सुरक्षा सेवाओं की आड़ में संगठित अपराध चला रहे थे। यह केवल हत्या का मामला नहीं है, यह दर्शाता है कि यदि निगरानी कमजोर हो जाए, तो निजी सुरक्षा एजेंसियां संगठित अपराध का हिस्सा बन सकती हैं। इसका सीधा प्रभाव पड़ता है कानून व्यवस्था पर, नागरिकों की सुरक्षा पर, निवेश के माहौल पर और लोकतंत्र में लोगों के विश्वास पर। इसीलिए यह विषय यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां निजी सुरक्षा सुरक्षा एजेंसियों का उद्देश्य होता है कि उद्योगों की सुरक्षा, बैंक और एटीएम की सुरक्षा, अस्पतालों और स्कूलों की सुरक्षा, निजी संस्थानों में गार्ड उपलब्ध कराना। लेकिन जब यही एजेंसियां अपराधियों के साथ मिलकर काम करने लगे, तो तब वे सुरक्षा नहीं बल्कि खतरा बन जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग क्या होती है? तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति की हत्या के लिए पैसे देकर अपराधियों को नियुक्त करना। इसमें शामिल होते हैं योजनाबद्ध हत्या, पेशेवर अपराधी, अवैध हथियार और संगठित आपराधिक नेटवर्क। यानी यह सामान्य अपराध नहीं बल्कि संगठित अपराध का हिस्सा होता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का अर्थ है कि ऐसे अपराध जो किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क द्वारा किए जाते हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, मानव तस्करी, सुपारी किलिंग, धन शोधन, जबरन वसूली। ऐसे नेटवर्क लंबे समय तक गुप्त रूप से काम करते रहते हैं। पीएसएआरए एक्ट 2005 भारत सरकार ने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005 में लागू किया। इसका उद्देश्य था सभी निजी एजेंसियों का लाइसेंस, कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन, प्रशिक्षण और नियमित निगरानी। लेकिन यदि इन नियमों का पालन न हो तो ऐसी घटनाएं सामने आ सकती हैं। क्राइम पॉलिटिक्स नेक्स्ट क्यू। कई बार संगठित अपराध केवल अपराधियों को तक सीमित नहीं रहता है। कुछ मामलों में अपराधी स्थानीय प्रभावशाली लोग, भ्रष्ट अधिकारी और अवैध व्यापार मिलकर के एक नेटवर्क बना लेते हैं। इनमें क्राइम पॉलिटिक्स नेक्सयू कहा जाता है। यह लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करें तो यह घटना भारत की आंतरिक सुरक्षा के सामने कई प्रश्न खड़े करती है। अवैध हथियारों का बढ़ता प्रसार, नकली सुरक्षा एजेंसियां, कमजोर खुफिया तंत्र, सीमित पुलिस संसाधन, संगठित अपराध का विस्तार। यदि समय रहते इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो राष्ट्रीय सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। इलीगल आर्म्स नेटवर्क अवैध हथियार कई माध्यमों से पहुंचाए जाते हैं, जैसे कि सीमा पार तस्करी, अवैध निर्माण, चोरी किए गए हथियार, अंतर्राज्यीय आपराधिक गिरोह। जब ये हथियार संगठित अपराधियों तक पहुंचते हैं तो अपराध और भी खतरनाक हो जाता है। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी ये है कि ऐसी घटनाओं से नागरिकों में भय बढ़ता है, निवेश कम होता है, कानून व्यवस्था पर विश्वास घटता है, युवा अपराध की ओर आकर्षित हो सकते हैं, लोकतंत्र कमजोर होता है। इसीलिए यह कानून का नहीं बल्कि सामाजिक स्थिरता का भी प्रश्न है। गवर्नेंस इशू यह घटना शासन व्यवस्था की कुछ कमियों और कमजोरियों की ओर भी संकेत करती है। एजेंसियों की उचित निगरानी का अभाव, लाइसेंस प्रणाली की कमजोरियां, पुलिस बल की कमी और भ्रष्टाचार। गुड गवर्नेंस का अर्थ केवल कानून बनाना नहीं बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी है।
कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यदि नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करते तो आर्टिकल 21 का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए राज्य की पहली जिम्मेदारी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। गवर्नेंस इनिशिएटिव। सरकार ने कई पहल की हैं, जैसे कि क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, CCTNS, पुलिस आधुनिकीकरण, डिजिटल अपराध रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इनका उद्देश्य अपराध नियंत्रण को अधिक प्रभावशाली बनाना है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। आज तकनीकी अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एआई आधारित निगरानी, सीसीटीवी एनालिटिक्स, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, वेपन्स ट्रैकिंग, डिजिटल इंटेलिजेंस तकनीकी पुलिस की क्षमता बढ़ा सकती है, लेकिन उसका सही उपयोग आवश्यक है। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस। इटली ने माफिया के खिलाफ कठोर कानून बनाए, अमेरिका ने रिको एक्ट लागू किया, ब्रिटेन ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए विशेष एजेंसियां बनाई। भारत ने भी ऐसे अनुभवों से सीख लेकर अपने तंत्र को मजबूत कर सकता है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो यूपीएससी में जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स, इसके इससे इसका कनेक्शन है, यानी बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। समाधान क्या हो सकता है? तो पांचवा, कानून का सख्ती से पालन, यानी PSARA, कानून का सख्ती से पालन, सभी सुरक्षा एजेंसियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन, कर्मचारियों का अनिवार्य पुलिस सत्यापन, अवैध हथियारों पर कठोर कार्रवाई, पुलिस बल का आधुनिकीकरण, इंटेलिजेंस एजेंसी के बीच बेहतर समन्वय, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, नागरिकों की जागरूकता। यदि ये कदम प्रभावी ढंग से लागू किए जाएं तो ऐसी घटनाओं से काफी हद तक रोका जा सकता है। सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे शासन तंत्र की विश्वसनीयता का प्रतीक है। यदि सुरक्षा देने वाली संस्थाएं ही अपराध का माध्यम बन जाएं तो नागरिक का विश्वास टूट जाता है और लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। इसीलिए भारत को पारदर्शी शासन, मजबूत कानून, आधुनिक पुलिस व्यवस्था और जवाबदेह निजी सुरक्षा प्रणाली विकसित करनी होगी। कानून का शासन तभी मजबूत होता है जब अपराधी कानून से डरे, ना कानून अपराधी से। सुरक्षित समाज केवल हथियारों से नहीं बल्कि मजबूत संस्थाओं, पारदर्शी शासन और नागरिकों के विश्वास से बनता है। धन्यवाद।